नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जियोग्राफी और बुक का नाम है समकालीन भारत भाग 2 और इसका हम अध्याय 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग और इसका पार्ट सेकंड है। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट इसका और पार्ट सेकंड में ये पूरा चैप्टर कवर करा दिया जाएगा। तो आज आपके सामने पहला टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग। जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं, जो कॉटन क्लॉथ्स की फैक्ट्री होती है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे। तो हमें पता है कि जो सूती वस्त्र होते हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है कॉटन। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन का रेशा हमें खेतों से प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में, फिर उसको फैक्ट्री में लाया जाता है और उसके बाद उसके कपड़े बनाए जाते हैं। तो आजकल तो मशीनें आ गई हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था, हाथ से कताई की जाती थी चरखा चला के और हथकरघा से इसकी बुनाई की जाती थी और ऐसे ये बनता था हमारा सूती वस्त्र। लेकिन आज का जो आधुनिक समय है इसमें बड़ी बड़ी मशीनें हमारे पास हैं और मशीनों से हम बना लेते हैं सूती वस्त्र हमारे, जिसके कारण जो हथकरघा है और जो पहले कताई हुआ करती थी उसकी वैल्यू अब कम हो चुकी है और 18वीं सदी से इलेक्ट्रिक करघों का उपयोग होने लगा है। मैंने आपको बताया जो आज का आधुनिक युग है इसमें इलेक्ट्रिक करघों का यूज किया जाता है। मैं आपको अगली स्लाइड में फोटो भी दिखाऊंगा कि हथकरघा जो होता है जिससे जो ये सूत होता है ये इसको हम कपड़े में बदलते हैं तो ये कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा अगली स्लाइड में। तीसरा पॉइंट है, भारत में सूती वस्त्र की ज्यादातर मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में है। ठीक है, तो जो सूती वस्त्र ज्यादातर बनाए जाते हैं, जो ज्यादातर जो इसकी फैक्ट्रियां हैं वो कहां पर है भारत में? महाराष्ट्र में और गुजरात में। इसका कारण क्या है? क्योंकि महाराष्ट्र में और गुजरात में सबसे ज्यादा कपास उगता है, क्योंकि हमको पता है कि जो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, हमने पढ़ा है कि काली मिट्टी पाई जाती है जो दक्कन का पठार है और महाराष्ट्र भी उसी का हिस्सा है। तो महाराष्ट्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन किया जाता है। तो यही कारण है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिलें हैं यहाँ पर कपास की, क्योंकि वहीं से उगा दिया जाता है कच्चे माल के रूप में और ज्यादा खर्चा नहीं आता, सीधा फैक्ट्री लगा दी जाती है खेतों के नजदीक जहां से कच्चा माल उन्हें मिल जाता है बहुत आसानी से। अब अगला पॉइंट है, भारत आज के समय में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, नेपाल, सिंगापुर और अफ्रीका को सूती वस्त्र का निर्यात करता है। जो भारत में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कॉटन के क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, भारत आज के समय में उन्हें किसको बेचता है? अमेरिका को, इंग्लैंड को, रूस को, फ्रांस को, नेपाल को, सिंगापुर को और अफ्रीका को। और सिंगापुर से हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं व्यापार के रूप में अगर देखे जाए। तो अगली आपके सामने जो ये हेडिंग है या जो पॉइंट है इसमें लिखा है, सूती वस्त्र उद्योग के सामने कुछ अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई सूती वस्त्र उद्योग लगाया जाता है तो उससे तो फायदा होता ही है। सूती वस्त्र से और किन दो उद्योगों का भला हो जाता है? अगर सूती उद्योग लगता है तो इसके साथ साथ और कौन से दो उद्योग लगते हैं? रंगाई के उद्योग, क्योंकि जो कपड़ा बनेगा उसमें रंग भी करना पड़ेगा, तो वो रंग कहां पर होता है? रंगाई उद्योग में। उसके बाद जो दूसरे उद्योग का फायदा होता है वो है पैकिंग उद्योग, क्योंकि जब कपड़ा बनेगा उसमें रंग होगा, उसमें कलरिंग होगी, उसके बाद उसको पैकिंग के लिए भेजा जाएगा। तो पैकिंग उद्योग और रंगाई उद्योग ये कुछ ऐसे अन्य उद्योग हैं जिनका फायदा हो जाता है अगर हमारे यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे यहाँ से ये टॉपिक। ये सामने आपके फोटो है जो मैंने आपको कहा था हथकरघा, जो कि सूती वस्त्र जो हमारे होते हैं वो बनाए जाते हैं इस पे। लेकिन आज के समय में सारे इलेक्ट्रिक हथकरघा हैं, पहले के समय में जो है वो इलेक्ट्रिक नहीं होते थे और आज के समय में सब कुछ ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जाता है। अब अगली हेडिंग है, सूती वस्त्र उद्योगों के सामने समस्याएं क्या हैं। मैंने आपको बताया भाई सूती वस्त्र उद्योग होते हैं, अब उनके सामने कुछ समस्याएं भी आती हैं। जो सूती वस्त्र उद्योगों की जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें जो पहली समस्या आती है वो है पुरानी मशीनें। आज भी भारत में जो ज्यादातर सूती वस्त्र के उद्योग हैं, जो कॉटन क्लॉथ्स की फैक्ट्री हैं, उसमें पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे बड़ी समस्या है। पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए उत्पादन कम होता है। अगर नई मशीनें लगाई जाएं तो उत्पादन जल्दी होगा, जल्दी से जल्दी कपड़े बनेंगे, लेकिन पुरानी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट है श्रमिकों की कमी। अब जो ज्यादातर सूती वस्त्र उद्योग हैं भारत में उनमें एक समस्या और उभर के आई है और वो है श्रमिकों की कमी। जो लेबर हैं, जो फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूर चाहिए, उनकी कमी आई है, क्योंकि हम
जो उद्योगों के मालिक होते हैं या जो भी उद्योगों को लगाते हैं वो उनको उनके काम के हिसाब से इतना पैसा नहीं दे पाते, इसलिए जो सस्ते श्रमिक उनको मिलते नहीं हैं और इसलिए श्रमिकों की कमी होती है और ये सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है सूती वस्त्र उद्योगों के सामने। तीसरा पॉइंट है कठिन प्रतिस्पर्धा। अब जो सूती वस्त्र उद्योग है उनका कंपटीशन किसके साथ है? जो रेडीमेड क्लोथ्स हैं या जो एक्सपोर्टेड क्लोथ्स हैं, जो दूसरे देशों से हम आयात करते हैं, या जो रेडीमेड क्लोथ्स हैं, उनके सामने सूती वस्त्र उद्योगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और वो कंपटीशन में बराबरी में नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सूती वस्त्र उद्योगों को, जो हथकरघा से बने जो कपड़े होते हैं उनको पहने। ज्यादातर लोग रेडीमेड जो कपड़े होते हैं जैसे जीन्स हो गई उन पे आजकल फिदा है और वही कपड़े का चलन है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योगों के सामने बहुत कंपटीशन का माहौल आज के समय में बन चुका है। चौथा पॉइंट है बिजली आपूर्ति ना होना। अब जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो हमारे देशों में लगाई जाती हैं उसके लिए भाई बिजली भी चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है, जनरेटर चाहिए, बिजली चाहिए बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन जो भारत के जो उद्योग हैं वो ऐसे इलाकों में लगाए गए हैं जहां पर पर्याप्त रूप से जितनी बिजली चाहिए, जितनी पूरे दिन, भाई बिजली तो पूरे दिन चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री चलेगी तो ये तो है नहीं दिन में चलेगी रात को बंद हो जाएगी, तो फैक्ट्री का अगर कोई काम है तो वहां पर बिजली तो चाहिए दिन रात। और लेकिन जो उद्योग ऐसे एरिया में लगाए गए हैं जहां पर बिजली का अभाव है, पूरी तरीके से बिजली वहां पर नहीं आ पाती, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके सामने मैंने जो ये 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योगों के सामने क्या समस्याएं हैं, तो आप बता सकते हैं पुरानी मशीनों की समस्या और श्रमिकों की कमी, कठिन कंपटीशन जिसे हम कहते हैं प्रतिस्पर्धा, और बिजली की आपूर्ति ना होना। उम्मीद करता हूं आप ये टॉपिक भी समझ गए होंगे। अब आगे का जो टॉपिक है वो है पटसन उद्योग। पटसन को हम जूट भी कहते हैं, जूट के हम थैले का इस्तेमाल करते हैं, जूट के हमारे कट्टे होते हैं, जूट की शर्ट्स भी बनती हैं। तो आइए बताता हूं मैं आपको और डीपली। भारत पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया है कि अगर बात की जाए जूट के उत्पादन में भारत का स्थान नंबर 1 है। इंडिया इज नंबर 1 इन प्रोड्यूसिंग ऑफ पटसन। दूसरा पॉइंट है भारत बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा पटसन निर्यातक देश है। जो सबसे ज्यादा बड़ा देश है जो जूट का निर्यात करता है, जूट का एक्सपोर्ट करता है, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद जो दूसरा देश है वो है भारत। ठीक है, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से। आप देख सकते हैं इसमें कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल। दुनिया में नंबर 1 जो जूट का उत्पादक देश है वो है अपना बांग्लादेश, और जो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है वो है हमारा पश्चिम बंगाल। तो आप देख सकते हैं ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो भी एक जैसी होंगी। जो पानी मिल जाता है वहाँ पे, और जो वहाँ की जलवायु जो वहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो इनको बढ़ावा देती हैं कि आज ये दुनिया में नंबर 1 है बांग्लादेश और भारत में नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। तीसरा पॉइंट है भारत में ज्यादातर पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि वहां पटसन बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। वहां की जो जलवायु है पश्चिम बंगाल की वो पूरी तरीके से सहायक है जूट को उगाने में। और अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल में सस्ते श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। भाई पश्चिम बंगाल क्यों कामयाब है उद्योगों के मामले में, जो जूट का जो उत्पादन क्यों ज्यादा होता है? पहली बात तो ये कि वहां पर जूट का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, वहां की जलवायु। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वहां पर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो सूती वस्त्र होते हैं उनके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं कि श्रमिक नहीं मिलते, लेकिन बंगाल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बंगाल में सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए जो ये जूट का उद्योग है ये फल और फूल रहा है। अगला पॉइंट है हुगली नदी पश्चिम बंगाल के पास में है, इस वजह से जल परिवहन भी आसानी से मिल जाता है। अब बात की जाए अगर हमने फैक्ट्री में जूट के जो कपड़े हैं या जूट से हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो तैयार हो गया, अब उसको अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें उसको ले जाना पड़ेगा बंदरगाह तक, पोर्ट तक, जहां पर उसको हम शिप में उसको हम डालेंगे नाव में और उसको फिर ले जाएंगे जल परिवहन के द्वारा। तो अगर बात की जाए अगर कोई बीच अगर सेंटर में कोई अगर क्षेत्र है, इंडिया के सेंटर में अगर कोई फैक्ट्री है, वहां से अगर उसको एक्सपोर्ट करना है तो तट तक जाने में उसको खर्चा लगेगा, उस पूरे सामान को ले जाना पड़ेगा ट्रक वगैरह में लाद के। लेकिन जो पश्चिम बंगाल है उसके बिल्कुल नजदीक में हुगली नदी, जहां से कोई भी अगर सामान है जूट उद्योग में हमें जो भी हमने विनिर्माण किया है उसको हम बेचने के लिए ले जा सकते हैं बड़ी आसानी से, जिसमें खर्चा बड़ा कम आएगा और हम अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है धीरे धीरे पटसन जो कि जूट की मांग कम होती जा रही है, क्योंकि बाजार में आर्टिफिशियल वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। ये तो भाई बहुत नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा। आज के समय में मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूं तो जो प्लास्टिक पॉलीथीन्स होती हैं जो हम लगभग हर काम में हम उसका प्रयोग करते हैं, हम दुकान से चाहे चीनी लें, चाहे चावल लें, चाहे आटा लें, चाहे हम दाल लें, हमको मिलती है वो प्लास्टिक पॉलीथीन्स में,
जो कि हैं बहुत हानिकारक हमारे पर्यावरण के लिए। और लेकिन उसकी मांग क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि वो सस्ती है, बन जल्दी जाती है, इसलिए लोग उसका प्रयोग करते हैं और दुकानदार उसको रखते हैं और फैक्ट्रियों में उसको बनाया जाता है। लेकिन जो जूट है, इसको उगने में समय लगता है, इसमें पैसा लगता है, इसलिए इसकी मांग कम होती जा रही है। तो जूट के थैलों का अगर प्रयोग किया जाए तो हम अपने पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं, बजाय कि हम वो प्लास्टिक पॉलीथीन थैली का हम प्रयोग करें। अगला आपके सामने जो उद्योग है वो है चीनी उद्योग। अब चीनी कैसे बनती है भाई? चीनी बनती है गन्ने से। गन्ना आता है खेतों से, ठीक है, तो कच्चा माल आता है गन्ने के रूप में, और गन्ने से जो सुक्रोज जो उसके अंदर से निचोड़ कर निकाला जाता है सुक्रोज, उससे बनाई जाती है चीनी। तो पहला पॉइंट है, भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पूरी दुनिया में जो चीनी का जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं देश, उसमें दूसरा नंबर है इंडिया का। और दूसरा पॉइंट है, भारत में 660 से भी अधिक चीनी के मिलें हैं, चीनी की फैक्ट्रियां हैं 660 से भी ज्यादा। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। और तीसरा पॉइंट है, भारत में ज्यादातर चीनी मिलें महाराष्ट्र में हैं, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गन्ना उगता है वो उसकी जो क्वालिटी होती है भाई, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का गन्ना उगता है। उसके अंदर जो रस होता है वो बहुत मात्रा में रस निकलता है, जिसके कारण जो चीनी बनती है वो एकदम प्योर चीनी बनती है। जो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो गन्ना है उसकी क्वालिटी महाराष्ट्र में बहुत अच्छी है, और इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें हैं। जो गन्ने के खेत होते हैं उनके नज़दीक ही चीनी की मिलों की स्थापना की जाती है, और गन्ना जब वहाँ से तैयार होता है उसको फिर काट कर वहाँ से उसको ले जाया जाता है फैक्ट्रियों की तरफ, और वहाँ से उसका सुक्रोज निकाल के बनाया जाती है हमारी चीनी। अगला पॉइंट है बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात। मैंने आपके सामने जो ये राज्यों के नाम लिए हैं, यहाँ पर भी चीनी के उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। आपको ये बात याद रखनी है। अगली हेडिंग है चीनी उद्योग की समस्याएं। इससे पहले हमने समस्याएं किसकी पढ़ी थी? सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं। अब जो एक नेक्स्ट समस्या का टॉपिक हमारे सामने आया है वो है चीनी उद्योगों की समस्याएं। तो पहला पॉइंट है पुरानी मशीनों का उपयोग। यहाँ पर भी सेम भाई, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है। पुरानी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिस कारण अच्छी मात्रा में चीनी नहीं बनाई जा सकती, और इसीलिए ये हानि जो यहाँ पर हुई है हमारे सामने समस्या सबसे बड़ी आई है। और दूसरा जो पॉइंट है वो है मौसमी उद्योग। ये आपको मैं समझाता हूँ। जो गन्ना होता है ऐसा तो नहीं है पूरे साल उगता है, गन्ने का उगाने का भी एक सीजन होता है, और गन्ने का जो एक मौसम होता है उसी में वो गन्ना उगता है। तो जब गन्ना उगेगा भाई तभी तो चीनी बनेगी। अगर गन्ना नहीं होगा तो चीनी का उद्योग तो ठप पड़ा रहेगा। तो ये घाटा हुआ है सबसे बड़ा कि चीनी उद्योग को घाटा ये है कि गन्ना उगता है मौसम के हिसाब से अपना, और इसलिए जब मौसम होता है तभी वो उद्योग चलता है। लेकिन अगर मौसम नहीं होगा, गन्ना नहीं उगेगा, तो उद्योग को होगा घाटा। तीसरा पॉइंट है परिवहन की समस्या की वजह से गन्ना समय पर उद्योगों तक नहीं पहुंच पाता। अब मान लो अगर कोई गन्ने का खेत इधर है और फैक्ट्री है यहाँ से बहुत दूर, तो जब तक गन्ने को काट के हम ले जाएंगे फैक्ट्री तक, अगर इतनी दूर अगर हम अपना रास्ता तय करते हैं, इस बीच जो गन्ने के अंदर सुक्रोज होगा, जो रस होगा, वो धीरे धीरे सूखता जाएगा, सूखता जाएगा, सूखता जाएगा, और जब वो फैक्ट्री तक पहुंचेगा तो उसमें बहुत कम सुक्रोज बचेगा, उसके अंदर का जो रस है वो तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए जो समय पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि परिवहन की समस्या होती है गाड़ियों की। इसीलिए जो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने उभर कर आई है कि परिवहन की समस्या की वजह से गन्ना समय पर उद्योगों तक नहीं पहुंच पाता, और जब तक वो पहुंचता है तब तक उसके अंदर का रस जो है वो सूख चुका होता है। अगली हेडिंग है खनिज आधारित उद्योग। ये ऐसे फैक्ट्रियां होती हैं जो निर्भर होती हैं भाई खनिजों पर। जब खनिज आएगा तभी कुछ उसका बनेगा। जिन उद्योगों का कच्चा माल कोई खनिज होता है उन उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। अगर इसकी सीधी परिभाषा देखी जाए तो यही है कि जिन उद्योगों का कच्चा माल कोई खनिज होता है उन उद्योगों को खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। अगली हेडिंग आपके सामने है लोहा तथा इस्पात उद्योग। तो भाई लोहा उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। कैसे? लोहे को हम बेसिक उद्योग क्यों कहा जाता है? सभी उद्योगों का जो पिता हम कह सकते हैं लोहा है। क्यों? क्योंकि जब तक लोहा नहीं बनेगा, तो अगर मान लो कोई दूसरी फैक्ट्री है, ज्यादातर फैक्ट्रियां लोहे की होती है, अंदर से जो मशीनें होती हैं वो कैसे बनेगी? जो फैक्ट्रियों के अंदर जो चीजें बनाई जाती हैं वो मशीनों से बनती है, और मशीनें बनती है लोहे से। तो जब तक लोहा नहीं आएगा तब तक कोई फैक्ट्री कैसे चलेगी? ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट है कि लोहा उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। अगर लोहा नहीं होगा तो कोई भी दूसरी फैक्ट्री नहीं चल सकती। दूसरा पॉइंट है क्योंकि हर उद्योग में मशीनों का प्रयोग होता है और मशीनों को लोहे से ही बनाया जाता है। ये मैंने आपको बात बता दी है।
और तीसरा पॉइंट है सभी उद्योग लोहे पर निर्भर रहते हैं। छोटा नागपुर में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग हैं। अगर बात की जाए भारत की तो ऐसा वो क्षेत्र कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा लोहा और इस्पात के उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो वो क्षेत्र है छोटा नागपुर, क्योंकि यहाँ सस्ते दाम में कच्चा माल तथा सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कोई फैक्ट्री वहीं सफल होगी जहां पर एक तो कच्चा माल आसानी से मिल जाए और मजदूर आसानी से मिल जाए और बिजली आसानी से मिल जाए और पानी मिल जाए आसानी से। अगर ये चार चीजें हैं किसी भी जगह पे तो वो फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छी तरह फलेगी फूलेगी। लेकिन जो खनिज आधारित उद्योग हैं जिसमें लोहा तथा इस्पात उद्योग की बात की गई है, इसमें एक समस्या आई है हमारे सामने। क्या? उच्च लागत, इसमें पैसा बहुत खर्च होता है एक तो। दूसरा पॉइंट है बिजली आपूर्ति नहीं है। भाई बिजली की समस्या तो पूरी भारत में ही है। और श्रमिकों द्वारा कम उत्पादन, जो श्रमिक है वो इतनी मेहनत से काम नहीं करते क्योंकि इन्हें पर्याप्त दिहाड़ी नहीं दी, इनको जो दिहाड़ी नहीं दी जाती जितना वो डिजर्व करते हैं, इसलिए सस्ते श्रमिक मिलते नहीं कहीं, और जो श्रमिक मिल जाते हैं वो कम काम करते हैं। अगली हेडिंग आपके सामने है एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। जो एल्यूमिनियम होता है उसको जो पिघलाया जाता है, ये वो वाली फैक्ट्री है। तो एल्यूमिनियम बहुत ही हल्का होता है। एल्यूमिनियम की आपके सामने फोटो है, ये जो आप ये देख सकते हैं, कार का जो टायर होता है उसमें जो ये पार्ट होता है ये बना होता है एल्यूमिनियम का। जो हमारे बर्तन होते हैं वो बने होते हैं एल्यूमिनियम के। जो बहुत सारी हमारी दवाई के पैकेट होते हैं वो भी बने होते हैं एल्यूमिनियम के। तो ये एल्यूमिनियम जो होता है बहुत हल्का होता है। एल्यूमिनियम ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। इसके अंदर से मतलब जो बिजली है जो पास होती है। और तीसरा पॉइंट है एल्यूमिनियम मजबूत तथा जंग अवरोधी होता है। एल्यूमिनियम जो होता है बहुत मजबूत होता है और इस पर जंग नहीं लगते। आपने देखा होगा जो बर्तन होते हैं हमारे एल्यूमिनियम के, उस पर जंग कभी नहीं लगता। चौथा पॉइंट है इसका प्रयोग। अब मैं आपको बताता हूँ एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। मैंने आपको कार दिखा दी, आपको मैंने बर्तन के फोटोज दिखा दिए। अब और कहाँ इसका उपयोग होता है? हवाई जहाज बनाने में और बर्तन बनाने में। तार भी बनती है एल्यूमिनियम की, तो इन जगहों पर इसका उपयोग होता है एल्यूमिनियम का। और कहाँ पर उगाया जाता है, इसका जो उत्पादन कहाँ पर किया जाता है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो मैंने आपको जो 3-4 पॉइंट बताए हैं एल्यूमिनियम के, आपको याद रखने हैं। एक तो हल्का होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है, बिजली इसमें से गुजर जाती है। अगर बिजली के साथ इसको कनेक्ट किया जाए तो आपको करंट लगेगा। और एल्यूमिनियम मजबूत होता है, इस पर जंग नहीं लगता। और ये किस किस काम में आता है? हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में। और ये कहाँ पर ज्यादातर इसका उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है आपके सामने रसायन उद्योग, जिसको हम कहते हैं केमिकल फैक्ट्रीज। तो पहला पॉइंट है ये पूरी तरह से रासायनिक उद्योग होते हैं। इसमें टोटल जो काम होता है वो केमिकल्स का होता है, ठीक है। जो केमिकल्स इसमें कच्चा माल होते हैं और इन उद्योगों में रासायनिक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे खनिज जैसे पेट्रोल, पेट्रोल क्या है? केमिकल है। तो पेट्रोलियम जो है, ऐसे खनिजों का इन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है जो कि रासायनिक खनिज होते हैं, जैसे खनिज तेल जिसे हम पेट्रोल कहते हैं और पेट्रोलियम। और इसमें क्या क्या बनाया जाता है जो ये केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं? इतर, जिसे हम सेंट कहते हैं, परफ्यूम कहते हैं, डिओड्रेंट कहते हैं, ये चीज़ सारी केमिकल फैक्ट्रीज में बनती हैं। दवाइयाँ जितनी भी होती हैं ये यहाँ पर बनती हैं। फिनॉल जो होता है, जो फिनाइल जिसे हम कहते हैं, वो भी केमिकल फैक्ट्रीज में बनता है। और जो हमारी वैसलीन होती है वो भी केमिकल फैक्ट्रीज में बनती हैं। अब जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं इसी के अंदर एक फैक्ट्री और होती है जिसे हम कहते हैं कृषि रसायन उद्योग। इसको हम इंग्लिश में देखें तो एग्रीकल्चरल केमिकल फैक्ट्रीज। जो खेती की जो केमिकल होते हैं वो इसमें बनाए जाते हैं, जैसे कीटनाशक बनाए जाते हैं खेती के लिए। खेती के लिए जो उर्वरक होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो खेती जिनसे और अच्छी होती है, और जिसमें जो कीटनाशक होता है ये इसमें शामिल किया जाता है। और भारत में हरित क्रांति के बाद इन उद्योगों का खूब विकास हुआ है। जो कृषि रसायन उद्योग हैं, ठीक है, जो खेती केमिकल्स फैक्ट्रीज हैं, इनका विकास कब से हुआ है? हरित क्रांति से। हरित क्रांति कब से कब तक थी? 1960 के बाद से। जो भारत की जो सरकार थी उन्होंने अपना सारा ध्यान लगा दिया खेती पे, और अच्छे अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया, अच्छे अच्छे उर्वरकों का, खाद का, और जो कीटनाशक होता है। मतलब कुल मिला के जब हमारी भारत सरकार ने 1960 के बाद से पूरा ध्यान लगा दिया खेती पर, उसी को हम कहते हैं हरित क्रांति। जिससे जो हमारी फसलों का उत्पादन बढ़ गया, और फसलों का उत्पादन बढ़ेगा तो कीटनाशक, खेती के लिए उर्वरक, इनकी मांग बढ़ेगी। इनकी मांग बढ़ेगी तो फैक्ट्रियां खूब चलेंगी। तो यहां से आप समझ गए होंगे
इन कारखानों में नाइट्रोजन उर्वरक का बहुत उत्पादन किया जाता है। तो नाइट्रोजन उर्वरक होता है, बहुत उपजाऊपन होता है। अगर उसको हम खेती में डालते हैं अपनी कृषि में, तो उससे फसलों में जो है बढ़ोतरी होती है, फसलें और अच्छी फूलती फलती हैं। तो ये मैंने आपको केमिकल्स जो फैक्ट्रीज होती हैं मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या बनता है। और केमिकल फैक्ट्री के अंदर एक और जो फैक्ट्री आती है कृषि रसायन उद्योग, आपको मैंने इसके बारे में बताया। अब अगला जो उद्योग है वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट हम सब जानते हैं घर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन उद्योगों में चूना पत्थर, जो सीमेंट के उद्योग होते हैं इसमें कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम। ये जो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं ये होता है कच्चा माल जिससे सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट का उपयोग किसमें किया जाता है, इमारत बनाने के लिए, कोई घर बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, ठीक है। और भारत का पहला सीमेंट उद्योग कहां पर खुला था, 1904 में। कहां पर, चेन्नई में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में कि भारत का पहला सीमेंट उद्योग कब और कहां खुला। कब खुला, 1904 में। और कहां खुला, चेन्नई में। अब अगला उद्योग है आपके सामने मोटर गाड़ी उद्योग। तो आप फोटो देख सकते हैं, इसमें क्या बनाया जाता है, मोटर गाड़ी हमारी जितनी भी होती है, कार, बाइक और बस, ट्रक, ये सारी बनती है मोटर गाड़ी उद्योग में। जो मोटर गाड़ी की जो फैक्ट्रियां होती हैं, तो मोटर गाड़ी उद्योगों में बहुत सारी गाड़ियों को बनाया जाता है, जैसे कार, बस, मोटरसाइकिल और इत्यादि। भारत में बहुत सारे मोटर गाड़ी के उद्योग हैं। और ज्यादातर जो उद्योग है कहां पर है, दिल्ली में, गुड़गांव में जिसे हम गुरुग्राम कहते हैं आज के टाइम पे, कोलकाता में, लखनऊ में और इंदौर में। तो ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं मोटर गाड़ी उद्योग के, ये आपको याद रखने हैं। अगला हमारा उद्योग है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इन फैक्ट्रियों में क्या बनाया जाता है, मोबाइल, टीवी और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, फ्रिज, ठीक है। तो भारत में आज बहुत सारे लोग टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और लैपटॉप की ओर बढ़ रहे हैं और इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। अगर इनका प्रयोग बढ़ेगा तो फायदा किसका होगा, फैक्ट्रियों का। फैक्ट्रियों का काम और बढ़ेगा और फैक्ट्रियां दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगी। जो ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्रियां, इनकी तरक्की होती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि मोबाइल्स और जो टीवी हैं इनकी मांग बढ़ती जा रही है। और बेंगलोर में सबसे ज्यादा उद्योग हैं किसके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग हैं, ये सबसे ज्यादा कहां पर है, पूरे इंडिया में, बेंगलोर में। और एक खास बात मैं आपको और बताऊं, बेंगलोर जो है वो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहलाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन सी है, तो वो है बेंगलोर। तो आपको समझ में आ गया होगा यहां से ये। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है, इसका नाम है औद्योगिक प्रदूषण। जो उद्योग हैं, जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो प्रदूषण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला तो होता है भाई वायु प्रदूषण। ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई फैक्ट्री लगेगी तो उसके अंदर जहरीली गैसें निकलेंगी, धुआं निकलेगा। तो मैं आपके सामने एक बार पढ़ के बता देता हूं। जब बड़े बड़े उद्योगों से जहरीली गैसें बाहर निकलती हैं तो वायु को बड़ी मात्रा में प्रदूषित करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही जहरीली गैसें होती हैं। तो यहां से आप समझ गए होंगे जो ये जहरीली गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाती हैं और ये वायु प्रदूषण करती हैं। दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण, जो पानी का हमारा प्रदूषण होता है। जब बड़े बड़े उद्योगों से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट होता है, जो गंदा पानी होता है, जो गंदे पदार्थों का, जो तरल पदार्थ होते हैं, जितना भी गंद होता है कुल मिला के, और जो केमिकल्स होते हैं, उनको सीधा बहा दिया जाता है किसी नदी में या किसी जल में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो नदी गंदी हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। जब इतना केमिकल्स भरा पानी और इतने जो गंदगी जितनी भी है वो सारी आप बहा के फेंक दोगे नदियों में, तो प्रदूषण ही होगा इससे। और इसकी वजह से जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, छोटे छोटे मछलियां जो होती हैं अंदर, उनको भाई काफी नुकसान होता है। आपने तो अपनी फैक्ट्री का गंद निकाल दिया और फेंक दिया नदी में, लेकिन उससे जो जीव हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं भाई, उनमें भी तो जीवन है, तो वो मर जाते हैं इससे। तो ये जल प्रदूषण बहुत हानिकारक है। और अगला लास्ट प्रदूषण है आपके सामने, ध्वनि प्रदूषण। अब जो ध्वनि प्रदूषण ये कैसे होता है, बहुत सारे कारखाने जो होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत शोर भी उत्पन्न होगा। भाई जितनी बड़ी मशीनें, जितना बड़ा जनरेटर, उतना ज़्यादा शोर भी होगा, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। और जब तेज एकदम शोर शराबा होता है आपके चारों तरफ, तो आपको क्या होगा ये आप खुद भी सोच सकते हैं। गुस्सा आएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा, और जो हमारा हृदय है
वो भी इससे अफेक्टेड होगा। कैसे? आपने सुना होगा जो हार्ट पेशेंट होता है उसके सामने कोई भी बेस वाला गाना तेज आवाज में बजाना बिल्कुल हानिकारक साबित हो सकता है। जो डीजे होते हैं, स्पीकर होते हैं, वो अगर किसी भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट के सामने बजाए जाएं तो वो उसके लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक इसी तरीके से ये पॉइंट इससे मैच करता है कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे क्या होता है, हमारा जो दिल होता है, जो हृदय होता है, वो प्रभावित होता है। तो ये मैंने आपको जो 3 प्रदूषण बताए हैं ये आपको याद रखने हैं, पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। और इन प्रदूषण से बचने के उपाय क्या हैं? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ये तो नॉर्मल सी बात है। जंगलों को ना काटें, फैक्ट्रीज को लगा के और अपना मुनाफा कमाने के लिए कृपया जंगलों को ना काटें। और अत्यधिक शोर वाले कारखानों को एकांत में स्थापित करिए। हम आपको मना नहीं करते कि आप फैक्ट्रीज मत लगाओ, आप बड़ी बड़ी मशीनें मत लगाओ, कोई आपको मना नहीं करता। अगर आपको फैक्ट्रीज लगानी है तो ऐसे एरिया में जाके लगाओ ना जहां पर लोग ना रहते हो। आप एकांत में अपनी फैक्ट्रीज स्थापित करिए जिससे कि ना किसी को, आसपास वाले को कोई दिक्कत हो, ना गुस्सा आए, ना ब्लड प्रेशर हो उसका हाई, और ना ही उसके दिल को कोई दुख पहुंचे। चौथा और आखिरी पॉइंट है, अपशिष्ट पदार्थों को जल में ना बहाएं। जो आपकी गंदगी है, जो आपकी फैक्ट्रीज की गंदगी है, जो जितना भी पानी निकलता है गंदा केमिकल वाला, उसको आप सीधा नाली, जो अपनी नदियां होती हैं उसमें ना बहाएं। इससे आप बचा सकते हैं अपने पर्यावरण को। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा चैप्टर, और बहुत लंबे लंबे चैप्टर से आप देख सकते हैं। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपको भी इतनी ही मेहनत लगा के पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, हमने 10th क्लास का और 9th क्लास का पूरे कोर्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं। और अगर आप अभी तक इससे आप वाकिफ नहीं हैं तो आप जाके अपनी प्लेलिस्ट खोलिए 10th की, और वहां पर आप देख सकते हैं इको की वीडियो आ रही है जो कुमार सिकेन सर डाल रहे हैं। मैं यहाँ से बिल्कुल आपकी ज्योग्राफी की वीडियो डाल रहा हूँ और आपका सिलेबस लगभग खत्म होने वाला है। और हमारे जो सतेंद्र सर हैं वो पॉलिटी की वीडियोस ला रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट डालना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।